आज हम बात करेंगे साल 2022-23 के छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया की। साल 2022-23 के छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया के 5 मुख्य चरण हैं, जिसमें पहला है बच्चों के जनाधार तथा आधार का ऑथेंटिकेशन। दूसरा है वर्क इंचार्ज की मैपिंग या साला दर्पण पोर्टल पे छात्रवृत्ति इंचार्ज की मैपिंग। तीसरा जो इसका चरण है वो है किसी भी बच्चे की परिवार की वार्षिक आय को अपडेट किया जाना। चौथा जो चरण है वो है छात्रवृत्ति आवेदन का एप्लीकेशन करना। साथ ही जो इसका 5वां चरण है वो है छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया को लॉक करना। इसमें आप पहला और दूसरा जो इसका पॉइंट है जनाधार तथा आधार ऑथेंटिकेशन और वर्क इंचार्ज मैपिंग, इसको आप अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले वर्क इंचार्ज मैपिंग कर सकते हैं, उसके बाद जनाधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इन 5 चरणों के बारे में विस्तृत विवरण हमारे आगे की वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो आइए हम आगे की वीडियोज़ में देखते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे साला दर्पण पोर्टल पर बच्चों का आधार और जनाधार ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम साला दर्पण पोर्टल पे जाएंगे। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं, साला दर्पण पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे, जहां पे हमको एक टैब मिलेगा स्टाफ विंडो का। हम इस पे क्लिक करेंगे। स्टाफ विंडो पे क्लिक करके हम स्टाफ लॉगिन पे जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि इस बार आधार और जनाधार का जो ऑथेंटिकेशन होना है वो क्लास टीचर अपनी आईडी से करेंगे, इसलिए जिस भी क्लास टीचर को बच्चों के आधार और जनाधार ऑथेंटिकेट करने होंगे वो अपनी आईडी डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैंने कैप्चा डाल दिया, मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया, ये एक पेज मेरे सामने खुल के आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार। हमको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया विंडो खुल के आएगा, जिस पे आप पाएंगे गेट क्लास वाइज डाटा। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमको एक क्लास से संबंधित सारे बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब हमको जो ये क्लास हमारे पास हाईलाइटेड दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, उस क्लास से संबंधित सारे बच्चों की पूरी जानकारी हमारे पास खुल के आ जाएगी। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप ये देख रहे हो कि सारे बच्चों का पूरा डिटेल हमारे पास खुल के आ गया है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जनाधार नंबर दिख रहे हैं बच्चों के, मेंबर्स आईडी दिख रही है, आधार कार्ड नंबर दिख रहे हैं। अब इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चों के तो सारे डिटेल्स ग्रीन है और कुछ बच्चों के कुछ डिटेल्स तो ग्रीन है और कुछ ब्लैक है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये एक बच्ची है चंदा कुमारी, आप इसका देखोगे तो इसका जनाधार कार्ड भी आपको ग्रीन दिख रहा है, आधार कार्ड भी आपको ग्रीन दिख रहा है। अब ये क्यों ग्रीन है, इसका डिटेल्स जानने के लिए हम यहाँ पे बने इस आइकन पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स खुल के आ रहा है, जिसमें आपको नीचे ये देखेंगे कि लिखा हुआ है लास्ट अपडेट ऑन जनाधार 20 जून 2022 और लास्ट अपडेटेड ऑन आधार 5 जनवरी 2022। इसका मतलब है कि इस बच्ची का आधार और जनाधार दोनों ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब अगर हम दूसरे प्रक्रिया की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे आप देखोगे इस बच्चे का दीपक, इसका जनाधार तो ऑथेंटिकेट हो गया है, लेकिन इसका आधार कार्ड अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए हमको इस पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑथेंटिकेट आधार। हमको इस बच्चे का आधार ऑथेंटिकेट करना है, उसके लिए हमको ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है कि उपलब्ध आधार कार्ड में दिए नाम, जेंडर एवं जन्म तिथि विवरण को देखें। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे के साला दर्पण के प्रपत्र 9 में जो सूचना भरी हुई है, वो सूचना आधार कार्ड में भरे हुए सूचना से अलग है। इस वजह से इस बच्चे का आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। इस केस में हमें बच्चे को ये बोलना होगा कि जो भी साला दर्पण पे उसकी जानकारी भरी हुई है, चाहे वो उसके नाम की स्पेलिंग हो, चाहे वो उसका डेट ऑफ बर्थ हो, वही सेम नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ वो अपने आधार में भी अपडेट कराए, ताकि उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो पाए। ये तो हो गई आधार की बात। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चा है श्रवण नाथ, इसका आधार कार्ड तो ऑथेंटिकेट है, लेकिन इसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं है।
तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका जनाधार ऑथेंटिकेट क्यों नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। जब हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे देखिए एक मैसेज बॉक्स में आ रहा है ऑथेंटिकेट जनाधार। अब हमने इस पे अगर क्लिक किया तो ऊपर मैसेज आ रहा है, उपलब्ध जनाधार में दिए गए नाम, जेंडर व जन्म तिथि विवरण को देखें और सही न होने की स्थिति में स्टूडेंट रो में दिए गए दूसरे बटन का उपयोग कर दी गई प्रक्रिया के अनुसार जनाधार डाटा अपडेट करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जनाधार में और इसका जो साला दर्पण में विवरण है उसमें कुछ अंतर है, जिसकी वजह से इसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। अब इसको देखने के लिए हमें इसके आगे बने इस टैब में जाना होगा जिसपे लिखा है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पे इसका साला दर्पण का जो इसका नाम और स्थिति है वो दिख रही है और जनाधार पोर्टल पे जो इसकी नाम और स्थिति है वो दिख रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो बच्चे के नाम की जो स्पेलिंग है, जैसे श्रवण में यहाँ पे SH है, यहाँ पे SA है, इसके साथ ही इसमें श्रवण नाथ है, यहाँ पे श्रवण कुमार है। डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है, लेकिन नाम की स्पेलिंग और नाम मैच न होने की वजह से इसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हमें बच्चों को ये बोलना होगा कि पहले वो अपने जनाधार पे जो उनके साला दर्पण पोर्टल पे उनका नाम की सही स्पेलिंग है वो अपडेट कराएं, तभी उनका जनाधार पोर्टल पे ऑथेंटिकेट हो पाएगा। इसके साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ये लखाराम है, इनकी कोई भी डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमने बच्चे का साला दर्पण पोर्टल पे प्रपत्र 9 भरा है उसमें ये सारी जानकारी बच्चे की नहीं भरी हुई है। इस केस में पहले हमको उस बच्चे की सारी जानकारी साला दर्पण के प्रपत्र 9 में भरनी होगी और वहां से उसको अपडेट करना होगा ताकि वो यहाँ पे हमें दिख सके। उसके बाद ही हम उसका आधार और जनाधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पे टैब दिख रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट्स बैंक इन्फो, लेकिन इसमें जब आप देखेंगे बैंक इन्फो में सारे बच्चों के आगे नो दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों के बैंक अकाउंट उनके जनाधार से लिंक नहीं है। जब तक बच्चों के बैंक अकाउंट उनके जनाधार से लिंक नहीं होंगे तब तक यहाँ पे ये नो दिखेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार की जो छात्रवृत्ति की गाइडलाइन आई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उसमें बच्चे का आधार के साथ उनका अकाउंट सीडेड होना चाहिए और वो जनाधार में लिंक होना चाहिए, तभी उनका छात्रवृत्ति एप्लीकेशन हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर बच्चे को ये बोलें कि वो अपना बैंक खाता अपने जनाधार से लिंक कराए ताकि उसका छात्रवृत्ति आवेदन हो पाए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हम साला दर्पण पोर्टल पे छात्रवृत्ति प्रभारी की मैपिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें साला दर्पण पोर्टल खोलना होगा। अब जैसे ही हम साला दर्पण पोर्टल को खोलेंगे हम लॉगिन पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने स्कूल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया मेरे पास एक पेज खुल के आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कार्मिक टैब पे जाएंगे। हमने कार्मिक टैब पे क्लिक किया, उसके बाद हमको जाना है वर्क इंचार्ज मैपिंग पे। हमने वर्क इंचार्ज मैपिंग पे क्लिक किया तो हमको ये पेज खुल के मिला। इसमें ऊपर आपको एक मैसेज दिख रहा होगा जिसमें ये लिखा है कि एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। अब आइए आप समझते हैं कि इसमें हम कैसे रोल बनाएंगे और कैसे मैपिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें रोल डिफाइन करना है। रोल में जैसे आप देख रहे होंगे राजश्री इंचार्ज, सीओ नोडल, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ पे छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो पहले हम प्री मैट्रिक की बात करेंगे। हमने प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम अपने विद्यालय के जिस भी शिक्षक को ये दायित्व देना चाहते हैं हम उनका नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे वो हमको नीचे दिखने लगेगा कि प्री मैट्रिक पे हमने इनको एथराइज्ड किया है अपने स्कूल से छात्रवृत्ति प्रभारी के रूप में। ऐसे ही हम पोस्ट मैट्रिक का भी कर सकते हैं और दूसरी योजनाओं की भी मैपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साला दर्पण पोर्टल पे कैसे हम किसी बच्चे के परिवार की वार्षिक आय को अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम साला दर्पण पोर्टल ओपन करेंगे। साला दर्पण पोर्टल ओपन करने के बाद हम इस पर लॉगिन करेंगे अपने स्कूल आईडी और पासवर्ड से। जब हम लॉगिन करेंगे
तो हमारे पास ये पेज खुल के आएगा। अब इस पेज में हमें विद्यार्थी टैब पे क्लिक करना है। हम जब विद्यार्थी टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे दिए गए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लाभकारी योजनाओं के लिए छात्र सूचना पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये एक पेज खुल के आएगा जिसमें आप सब देख रहे होंगे सेशन दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है। अब अगर हमें किसी बच्चे की परिवार की वार्षिक आय को अपडेट करना है तो पहले तो हम ये सेलेक्ट करेंगे कि वो बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है। जैसे अगर हम 9th क्लास को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और हम 100 स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो 9th क्लास से जुड़े जितने बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित होने लगेगी। अब हमें चूंकि यहाँ पे फैमिली एनुअल इनकम अपडेट करनी है तो हम फैमिली एनुअल इनकम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने फैमिली एनुअल इनकम पे क्लिक किया आपके सामने सारे बच्चों की परिवार की वार्षिक आय प्रदर्शित होने लगेगी। जो भी बच्चा आपको इस सत्र में सक्षम स्तर से प्रमाणित आय पत्र देगा उस आय पत्र के हिसाब से जो भी उसके फैमिली की एनुअल इनकम होगी वो डाल के और आपको अपडेट कर देना है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारे स्कूल में ये एक बच्ची है आरती कुमारी, इसकी एनुअल इनकम पिछले सत्र में 40,000 रुपए थी, बट इस सत्र में जो इसने सक्षम स्तर से प्रमाणित करा के हमको एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दिया है उसमें इसके परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपए हो गई है। तो हम इसको 40,000 से बदल के 60,000 करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे आपके पास ये एक मैसेज आ जाएगा, एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारी ये इनकम अपडेट हो जाएगी। ऐसे ही जिन भी बच्चों ने हमें इस सत्र में सक्षम स्तर से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र दिया होगा उस आय प्रमाण पत्र के हिसाब से हम उनकी फैमिली की एनुअल इनकम को चेंज करेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। तो यहां से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम शाला दर्पण पोर्टल पर बच्चों की छात्रवृत्ति का आवेदन कैसे करें। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम शाला दर्पण पोर्टल ओपन करेंगे। जैसे ही हमने शाला दर्पण पोर्टल ओपन किया हमारे पास ऐसे शाला दर्पण पोर्टल खुल के आएगा। हमको इसमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है और यहाँ पे बने स्कॉलरशिप विंडो यहाँ पे आपको दिखेगी। आपको इस स्कॉलरशिप टैब पे क्लिक करना है तो आपको स्कॉलरशिप का पेज खुल के मिल जाएगा। अब इस स्कॉलरशिप पेज पे हमको लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमको यहाँ पे 2 लॉगिन आईडी दिखेंगी, एक तो इंचार्ज लॉगिन, दूसरी स्कूल लॉगिन। अब चूंकि आप सब जानते हैं कि इस बार जो स्कॉलरशिप के आवेदन है वो स्कूल की इंचार्ज लॉगिन पे हो रहे हैं, इसलिए हमको इंचार्ज लॉगिन पे क्लिक करना होगा। हमने इंचार्ज लॉगिन पे क्लिक किया, हमने इंचार्ज की आईडी डाली, स्कूल की आईडी डाली, पासवर्ड डाली, कैप्चा डाला और इसको लॉगिन कर दिया। जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल के आएगा। इसमें हम ये सत्र सेलेक्ट कर लेंगे, स्कॉलरशिप का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी हम प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास स्कॉलरशिप का ये पेज खुल के आ जाएगा। अब हमें अगर बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है तो हम फ्रेश स्कीम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फ्रेश स्कीम अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये पेज खुल के आएगा। हमें इस पेज में पहले तो स्कीम सेलेक्ट करनी होगी कि हम किस स्कीम्स के बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं छात्रवृत्ति आवेदन के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट्स का 9-10 का सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करना होगा। हम जैसे ही 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास उस क्लास में जितने भी उस श्रेणी में संबंधित बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे उनका नंबर्स यहाँ पे दिख जाएगा। हमको इस नंबर्स की डिटेल्स देखने के लिए इस नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं, हमने इसके नंबर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो दोनों बच्चों की डिटेल्स खुल के हमारे सामने आ गई। अब जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे ये जो आपके सामने सारी सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं इसमें अभी भी छात्रवृत्ति के स्टेटस पे लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड येट। इसका मतलब अभी तक इन बच्चों का छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे एक टैब और आ रहा है जिसपे रिजेक्ट लिखा हुआ है। रिजेक्ट का मतलब ये है कि हमें उस स्कूल के जितने भी अपात्र बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी है हम उसको यहाँ पे उनका रीजन डाल के रिजेक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए अपात्र कौन से बच्चे होते हैं। छात्रवृत्ति के लिए अपात्र जो बच्चे होते हैं उनमें वो बच्चे होते हैं जो फेलियर होते हैं, जो रिपीटर होते हैं, जिनके गार्जियन की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है या जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में होते हैं। ऐसे बच्चों के रिजेक्शन का यहाँ पे रीजन डालेंगे और रिजेक्ट कर देंगे तो उनका छात्रवृत्ति का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम किसी बच्चे का छात्रवृत्ति का आवेदन कैसे करेंगे। जैसे ये 2 बच्चों की डिटेल्स आपको दिख रही है, इसको पूरी डिटेल्स देखने के लिए हमें सिलेक्शन के नीचे बने इस आई विंडो पे क्लिक करना होगा, आई टैब पे। हम आई टैब पे जैसे क्लिक करेंगे
हमें इस बच्चे की पूरी डिटेल्स हमारे सामने खुल के दिख जाएगी। अब जैसा कि देख रहे हैं, इस बच्चे की पूरी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जन आधार नंबर, अकाउंट नंबर, फैमिली इनकम, सब कुछ हमारे सामने शो हो रही है। साथ ही सब पे ग्रीन मार्क्स दिख रहा है, ग्रीन टिक दिख रहा है। अब आइए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उसको अप्लाई किया और उस बच्चे की सारी डिटेल्स ग्रीन टिक थी, तो उस बच्चे का छात्रवृत्ति का आवेदन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका स्टेटस नॉट अप्लाई डेट से बदल के अप्लाइड ऑन 30/9/2022 हो गया। मतलब इस बच्चे का छात्रवृत्ति का आवेदन हो गया। अब अगर हम किसी और बच्चे का देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और बच्चे का डाटा है, हम इसके डाटा को देखते हैं। इस बच्चे की सारी डिटेल्स हमारे सामने खुल के आ रही है। अब आप देखोगे कि इस बच्चे के आधार नंबर के आगे रेड क्रॉस लगा हुआ है, जनाधार के आगे तो ग्रीन टिक है, अकाउंट नंबर के आगे रेड टिक है और फैमिली इनकम के आगे ग्रीन टिक है। अब अगर हम इसका छात्रवृत्ति का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है, कैन नॉट सेव बैंक डिटेल एज बैंक आईएफएससी इज नॉट वैलिड। इसका मतलब कि इस बच्चे की पूरी जानकारी यहाँ पे अपडेट नहीं है, इस वजह से इसका छात्रवृत्ति का अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने खुल के आ रही है, इसमें हम कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 के भरे हुए अनुसार यहाँ पे स्वतः ही आ जा रहा है। हम इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना होगा, कुछ भी ऑथेंटिकेट करना होगा, तो हमको प्रपत्र 9 में करना होगा, तभी हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये आधार नंबर जो बच्चे का रेड मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का आधार नंबर या तो अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं है या इसका आधार नंबर किसी कारण से मैच नहीं हो रहा है। वैसे ही जनाधार आईडी तो इस बच्चे की ऑथेंटिकेट है, लेकिन इस बच्चे का अकाउंट नंबर उसके जनाधार से लिंक नहीं है, इस वजह से इसका छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार की जो गाइडलाइन है उसमें यह मेंशन्ड है कि केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए, जिसमें 9वीं 10वीं के SC ST OBC की छात्रवृत्ति आती है, उसके लिए बच्चे का स्वयं का खाता, बैंक खाता होना अनिवार्य है और वो खाता जन आधार से लिंक होना अनिवार्य है। अगर इस बच्चे का खाता बैंक आधार से लिंक होगा तभी वो यहाँ पे शो होगा और हम उसका छात्रवृत्ति आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो हो गई इस बच्चे की बात। अब अगर हम किसी और बच्चे की डिटेल्स देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस बच्चे की डिटेल्स खोल ली। अब यहाँ पे आप देखो, इस बच्चे का आधार नंबर तो वेरीफाइड है, जन आधार भी वेरीफाइड है, लेकिन इस बच्चे का अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस बच्चे का छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी सेम मैसेज हमको दिख रहा है कि इस बच्चे का अकाउंट डिटेल्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद भी अगर जन आधार में बच्चे का स्वयं का अकाउंट नंबर लिंक नहीं है तो उस बच्चे का छात्रवृत्ति का आवेदन केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं में नहीं हो पाएगा। तो हमको बच्चे का अकाउंट नंबर उसके जन आधार से लिंक करवाना ही होगा। अब इस केस में हम इसको सही कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस हम जान लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक नए टैब पे ले चलता हूं। यहाँ पे हम शाला दर्पण पोर्टल ओपन करेंगे। हमने शाला दर्पण पोर्टल ओपन किया, इसके बाद हम स्कूल लॉगिन में जाएंगे। स्कूल लॉगिन पे गए, हमने स्कूल की आईडी डाली और इसको लॉगिन कर दिया। अब हमारे पास ये पेज खुल के आ गया। हम इसमें विद्यार्थी टैब पे जाएंगे। विद्यार्थी टैब पे हमको जाना है विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 पे। अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कौन से क्लास के बच्चों का देख रहे थे। जैसे हमने 2022-23 का देखा था, उसमें क्लास 9 ले लेते हैं, हम सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको गो कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे कि इस पे उस क्लास के सारे बच्चों की डिटेल्स हमारे पास खुल के आ जा रही है। हम जिसका छात्रवृत्ति आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अगर हम उस बच्चे की डिटेल्स यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि आपके सामने उस बच्चे की पूरी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा, ऑथेंटिकेट जन आधार एंड आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, अब देखिए यहाँ पे इस बच्चे का आधार अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑथेंटिकेट आधार लिख के आ रहा है। इस बच्चे का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो वो नीचे हमारे सामने लिख के आ रहा है कि ऑथेंटिकेट अपडेटेड। अब हम इसको अगर ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मैसेज आ रहा है कि उपलब्ध आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर एवं जन्म तिथि विवरण को देखें। इसका मतलब ये है कि इसका आधार ऑथेंटिकेट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो प्रपत्र 9 में बच्चे का विवरण भरा हुआ है, उसका नाम, आधार नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो जानकारी आधार कार्ड में मैच नहीं हो रही है।
या तो बच्चे की नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, या तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक होगा, इस वजह से इसका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। इस केस में हमें बच्चों को ये बोलना होगा कि वो प्रपत्र 9 के हिसाब से अपने नाम की स्पेलिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड में अपडेट कराएं, ताकि उनका छात्रवृत्ति का आवेदन हो पाए। अब अगर हम दूसरे बच्चे का देखें, दूसरे बच्चे का देखने के लिए हमें गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाना होगा। अगर हम इस बच्चे का डिटेल्स देखते हैं तो हमारे सामने इस बच्चे की पूरी डिटेल्स खुल के आ रही है। यहाँ भी एक टैब दिख रहा है आपको, ऑथेंटिकेट जन आधार / आधार, हम इस पे क्लिक करेंगे। हमने जैसे इस पे क्लिक किया, आप ये देख रहे होंगे कि लास्ट अपडेटेड ऑन जन आधार 28 सितंबर, लास्ट अपडेटेड ऑन आधार 6 जनवरी। मतलब इस बच्चे की आधार और जन आधार दोनों ही ऑथेंटिकेट है, लेकिन फिर भी इसका छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका स्वयं का बैंक खाता इसके जन आधार के साथ लिंक नहीं है। क्योंकि इस बार जो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की गाइडलाइंस है, उसमें यह क्लियरली लिखा हुआ है कि केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बच्चे का स्वयं का खाता होना अनिवार्य है। वो खाता जन आधार में लिंक होना चाहिए, साथ ही उस खाते में आधार सीडेड भी होना चाहिए। तो हमको इस बच्चे को बोलना होगा कि अगर उस बच्चे के पास स्वयं का खाता है तो वो उस खाते को जन आधार से लिंक कराए। अगर उस बच्चे के पास स्वयं का खाता नहीं है तो वो पहले अपना स्वयं का खाता खुलवाए और उसके बाद उसको जन आधार से लिंक करवाए और आधार के साथ सीडेड करवाए, तब उस बच्चे का छात्रवृत्ति आवेदन हम कर पाएंगे। इसके साथ ही इसको देख, एक चीज तो इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है साथियों कि इस बार की जो छात्रवृत्ति आवेदन वो पूरी तरीके से प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 में भरी गई सूचनाओं के आधार पे ही होगी। हम छात्रवृत्ति आवेदन में कोई भी चीज खुद से अपडेट नहीं कर सकते, खुद से एडिट नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमें छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए बच्चों का आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट करना ही होगा। बिना आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट किए हम बच्चे का छात्रवृत्ति आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही इस बार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में बच्चे का स्वयं का खाता होना अनिवार्य है। बिना स्वयं के खाते हुए और उस खाते को जन आधार से लिंक हुए हम बच्चे की छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर सकते। तो हमें बच्चों को ये निर्देश देने होंगे कि बच्चे, जिन बच्चों के पास अपना स्वयं का खाता नहीं हो, वो स्वयं बैंक में खाता खुलवाएं, उसके बाद उस खाते को जन आधार से लिंक करवाएं तथा खाता खुलवाते समय वो बैंक में अपने आधार से बैंक खाते को सीडेड जरूर कराएं, ताकि उनके छात्रवृत्ति प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए, उनका छात्रवृत्ति अप्लाई हो पाए। ये छात्रवृत्ति इसके बाद भी आपको ऑटो प्रोसेस में चलती रहेगी। आगे आपको कभी भी फिर से किसी डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आप स्वतः पात्र हो जाएंगे, सिर्फ एक क्लिक पे आपका छात्रवृत्ति आवेदन हो पाएगा। अब हम ये बताएंगे आपको कि किसी बच्चे का जब छात्रवृत्ति अप्लाई हो जाता है तो उसको हम लॉक कैसे करते हैं। उसके लिए हम इस पे लॉक स्टूडेंट्स पे जाएंगे। लॉक स्टूडेंट पे जाके हम वो छात्रवृत्ति की स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एससी स्टूडेंट का अप्लाई किया था, तो हम एससी स्टूडेंट 9th-10th पे जाएंगे, 100 स्टूडेंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस बच्चे का हमने छात्रवृत्ति अप्लाई किया था उसका नाम दिख रहा है और स्कॉलरशिप अमाउंट स्वतः ही यहाँ पे आ जा रहा है, उसको भरने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। अब इस केस में हमको फाइनल लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो खुल के आएगा जिसपे हमको प्रिंसिपल का या शाला दर्पण प्रभारी किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। उसी नंबर पे आपको ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को भर के आप इसको यहाँ से हाँ कर देंगे तो इसका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। आप 1 या 2 बच्चे, जब भी आपके बच्चों की फाइनल स्कॉलरशिप आपने आवेदन कर दिया उसी समय उनके एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। आप सारे बच्चों के आवेदन एक साथ होने का वेट न करें। जितने बच्चों की छात्रवृत्ति आवेदन हो जा रहे हैं उतने बच्चों का छात्रवृत्ति आप लॉक करते चलें, क्योंकि ये जितनी बार चाहें आप लॉक कर सकते हैं, इसका कोई बाध्यता नहीं है।